हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत तब पड़ी जब हरित क्रांति के बाद में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ होने लगा एग्रीकल्चर में। इस तरह के यूजेस ने हमारे फूड को पॉइजनस कर दिया और आज जो हम खा रहे हैं हम जानते भी नहीं हैं कि हम इसमें कितना जहर खा रहे हैं। इसको दूर करने का एक ही तरीका सामने आया जो कि था ट्रेडिशनल फार्मिंग को दोबारा से अपना लेना। ट्रेडिशनली हम जैसे अपने घरों में गार्डन में कोई भी फसल लगाते हैं या कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं तो हम उसमें कभी भी केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का या किसी भी तरह के प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। पहले के समय में भी ऐसा होता था, लेकिन जब हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आई तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ने लगी और उन्हें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से हमारी सॉइल कंटामिनेट हो गई। और आज ग्रीन रेवोल्यूशन के इतने सालों बाद हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें दोबारा से अपने ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड्स में से एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। Organic farming is an agricultural system which originated early in the 20th century in reaction to rapidly changing farming practice. नॉट ओनली इन 20th सेंचुरी, एक्चुअली ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बट इसका रियलाइजेशन जो है वो 20th सेंचुरी में जाके हमें हुआ कि नहीं, हमें दोबारा से इन्हीं प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। The International Federation of Organic Agriculture Movement, that is IFOAM, states that organic agriculture is a production system that sustains the health of soil, ecosystem and people. So it is primarily concerned with the health of soil, ecosystem and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions rather than the use of inputs with adverse effects। यानी कि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल हमारी बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको यूज़ करते हुए फार्मिंग करना और सिंथेटिक इनपुट्स का जिनका एडवर्स इफेक्ट हमारे नेचर पे या हेल्थ पे होता है उसको अवॉइड करना इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved। इसी के साथ साथ एक डेफिनेशन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दी, और जिसको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन FAO एंड WHO। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC ने भी कहा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ अ होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activities. It emphasizes the use management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted system। इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि रीजनल कंडीशंस जो है या लोकली जो भी अवेलेबल हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं या इनपुट्स होते हैं उनको हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ऑफ फार्म इनपुट्स हैं उनके यूज़ को हमें मैनेज करना होगा, और हमें केमिकल या सिंथेटिक जो चीज़ें हैं उनको कम से कम यूज़ में लाते हुए अपने इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल साइकिल और एक्टिविटी की हेल्थ को मेंटेन करना होगा। According to IFOAM, organic agriculture is guided by following 4 principles। 4 प्रिंसिपल हैं किसी भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी है। वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। अब तक आपने सभी डेफिनेशंस में देखा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो हेल्थ को दी जा रही है, फिर चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, एनवायरनमेंट की हो या फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी की हो।
प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखा जा रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ केयर, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो इनपुट रिसोर्सेज हों, चाहे वो आउटपुट आपका जो भी आ रहा हो। देन प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, किसी भी चीज़ का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल या एक्सेसिव यूज़ नहीं किया जा रहा, जिससे कि कोई भी ये ऊपर के जो तीनों प्रिंसिपल हैं उनको जो है हार्म पहुँचे। तो these are the four principles: health, ecology, care and fairness. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह के सिस्टम हैं जो कि पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो कहीं नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। नेचुरल फार्मिंग इट वाज डेवलप्ड इन जापान ड्यूरिंग 1930 बाय Mokichi Okada, who later formed the Mokichi Okada Association. And the natural farming is at par with organic farming in many ways, but gives special emphasis on soil health through compost and use of microbial preparation. Natural farming, natural methods को use करते हुए जो farming की जाती है, that is natural farming. Then there is ecological agriculture. So this is a labor intensive system which is based on techniques of crop cultivation. It involves all attention to promote renewable sources of energy, जैसे कि drought animal है या power है जिसमें solar power और आपकी wind energy का use है। देन गार्बेज डिस्पोजल से इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेवलपमेंट करना, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाना, एंड देन इन सभी एनर्जीज को यूज करना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। Then there is Agnihotra. Agnihotra is a process of purification of the atmosphere as a cumulative effect of various scientific principles harnessed to give rise in an unparalleled purifying and healing phenomena. तो इसमें जो है कई ऐसे रिचुअल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे उगते सूरज को पानी देना, इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं ये कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर से जुड़ी होती हैं। दैट इज अग्निहोत्रा। देन देयर इज ऋषि कृषि और ऑल्सो नोन एज ऋषि खेती। दिस सिस्टम वाज इवॉल्व्ड बाय मिस्टर मोहन शंकर देशपांडे in Maharashtra and is being promoted by large number of farmers in Maharashtra and Madhya Pradesh. In this system, the following aids are used to maintain soil fertility and crop yield. These aids are Angara, Amrit Pani और पंचगव्य। पंचगव्य यानी कि गाय से निकाले जाने वाले 5 प्रोडक्ट जो कि हैं डंग, यूरिन, मिल्क, कर्ड एंड घी। इसके अलावा भी एक फार्मिंग है जिसे कहते हैं होम्योपैथी फार्मिंग। होम्योपैथी फार्मिंग इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग विच होम्योपैथिक एड्स, जिसमें होम्योपैथिक एड्स यानी कि होम्यो न्यूट्रिएंट्स और इस तरह के प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स जो है यूज किए जाते हैं। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर और वैदिक खेती जो है वो है आपकी, इट इज डिफाइंड एज द वर्किंग विद एनर्जीज विच क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ. It involves certain principles and practices for healthy soil, healthy plant and healthful food for human beings and feed for animals. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी? एक तो हो गया न्यूट्रिएंट, दूसरा आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन है या वीड्स को आपको कंट्रोल करना होगा, फिर आपको जो है पेस्ट और डिजीजेस को आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये आपकी तीनों चीज़ें अगर मैनेज हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वीड्स और पेस्ट पॉपुलेशन, तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले जानते हैं कि न्यूट्रिएंट सोर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स वो क्रॉप हैं जिनको ग्रीन ही जो है सॉइल में मिला दिया जाता है और इन्हें बिना कंपोस्टिंग के यूज़ किया जाता है। इन क्रॉप्स को जो है या तो आपकी मेन क्रॉप के साथ में या मेन क्रॉप से पहले लगाया जाता है और फ्लावरिंग के जस्ट पहले जो है इन क्रॉप्स को उसी फील्ड में प्लो कर दिया जाता है। और ये क्रॉप्स जो है अक्सर लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो हैं दे आर मोस्टली
लेग्यूम्स, और ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं सॉइल में, और जितना भी नाइट्रोजन इनके अंदर फिक्स होता है वो सब फ्लोइंग के थ्रू जो है फर्दर डिकम्पोज होके वो सॉइल में ही मिल जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो सॉइल का इंक्रीज किया जा सकता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप में आपकी ढैंचा जो कि है सस्पेनिया एस्केलेंटा और सस्पेनिया रोस्ट्राटा, सनहेम जो कि है क्रोटोलेरिया जूनसिया, टेफ्रोसिया पुरपुरिया, फैसियोलस ट्राइलोबस, ग्लायरिसीडिया मैक्युलेटा और पोगामिया ग्लेब्रा। ये आपके इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप है। दूसरा सोर्स आता है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर जो कि फार्म के जितने भी वेस्ट हैं उनको एक पिट में इकट्ठा करके उसको डिकम्पोज किया जाता है। इसमें डिकम्पोजर्स जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को एनहांस करते हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है, और ये या तो ओपन पिट में या सील्ड पिट में या फिर एक जापानीज मेथड है जिसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन होने दिया जाता है। ये 3 मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, या इसको FYM भी कहते हैं। देन देयर आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो कि लार्जली होते हैं ऑयल केक्स। तो ऑयल सीड क्रॉप से ऑयल निकालने के बाद में जो केक्स बच जाते हैं, जो रिमेनेंट्स बचते हैं, उनको ऑयल केक कहा जाता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं काफ़ी, और इनमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, दैट इज वाई दे आर नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और ये कम अमाउंट में यूज किए जाते हैं। 2 तरह के मैन्योर्स होते हैं, एक होते हैं बल्की जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है, और एक होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड जिन्हें कम अमाउंट में यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो नॉन एडिबल केक्स में है आपके कैस्टर केक्स, लिंसीड ऑयल केक एंड नीम केक, और जो ऑयल बेयरिंग ट्रीज हैं जिनका ऑयल एडिबल होता है वो है आपके टर्मिनेलिया, चेबुला, मधुका इंडिका, जिट्रोफा, क्यूक्रेस। फिर एक और मेथड है कंपोस्ट बनाने का, जो सिंपल कंपोस्ट होती है। उस कंपोस्ट को बनाने के लिए नेटिव पिट जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें पिट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई ये सब फिक्स होती है, और इस तरह के पिट में फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, एंड दिस method was first implied by the farmer whose name is Narayan देवताओ पांधा रिपांडे, और ये इन्हीं के नाम पर जो है नारायण देवताओ पांधा पांडे, इन्हीं के नाम पे नाडिप मेथड इसको रखा गया है, एंड इसीलिए इनको जो इन फार्मर को पॉपुलरली जाना जाता था नाम से नाडिप काका, तो इसीलिए जो है नाडिप ये नाम रख दिया इसका पिट का, और ये महाराष्ट्र के हैं। देन दिस मेथड यूजेस अ परमानेंटली बिल्ट टैंक ऑफ मड और क्ले ब्रिक्स और सीमेंट ब्लॉक, जो ब्लॉक होते हैं सीमेंट के उससे। देन दिस इज अ गुड मेथड वेयर मॉइस्चर इज लिमिटिंग एंड is the best way to make compost after the rains have finished and during the dry season। तो जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि इसके लिए मॉइस्चर भी ज़रूरी है जब हमें डिकम्पोजिशन करना है, तो ऐसी जगह जब बारिश के बाद आपको कंपोस्टिंग करनी है या फिर आपको ड्राई सीजन में करनी है, तो दिस नाडिप मेथड इज बेस्ट फॉर कंपोस्टिंग। देन क्रॉप रेजिड्यूज, जो प्रीवियस क्रॉप के रेजिड्यूज हैं हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाते हैं, उन रेजिड्यूज को फील्ड के अंदर ही प्लो कर देना, ये भी एक न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह काम करता है। Then there are liquid manures। लिक्विड मैन्योर्स जैसे कि वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट से ही निकलने वाला ये आपका वर्मी वॉश होता है, और इसके अंदर आपका सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और इसको स्प्रे करके या डाइल्यूट करके इसको ड्रेंच करके यूज़ किया जा सकता है। देन जीवामृत, जीवामृत वॉज एक्चुअली पॉपुलराइज्ड बाय श्री सुभाष पालेकर, हु इज कंसिडर्ड टू बी अ पैनासिया फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, और पंचगव्य जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। देन बायो फर्टिलाइजर्स भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पार्ट होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट फिक्सेशन या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें अजोला, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम और एजाटोबैक्टर, आपके फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इस तरीके के आपके कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आफ्टर सर्टेन ट्रीटमेंट जो है यूज़ किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री वेस्ट में कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो बहुत हायर
अमाउंट में इसमें होते हैं। और अगर इस तरीके का पानी या वेस्ट यूज़ करके आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर हेवी मेटल्स काफ़ी मात्रा में हो सकते हैं। तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप इस तरह के वेस्ट को यूज़ करें। एंड बायो कन्वर्शन ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लॉटर हाउसेज हैं जो कि हैं बोन मील, मीट मील और लेदर वेस्ट, इनको यूज़ किया जा सकता है। बायोगैस स्लरी है, पोल्ट्री मेन्योर है। एक्चुअली ये इनका मेन पर्पस जो है स्लरी डेवलप करना या पोल्ट्री मेन्योर बनाना नहीं होता है, बट ये बाय प्रोडक्ट में है। इन बाय प्रोडक्ट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। कल्चरल मेथड्स जो कि यूज़ किए जा सकते हैं टू मिनिमाइज और टू कम्प्लीटली अवॉइड द यूज़ ऑफ केमिकल, वो हैं आपके जैसे कि इफेक्टिव एंड यूजफुल यूज़ ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन यूज़ करें ताकि जो होस्ट है उसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाए प्लांट पेस्ट और डिसीजेस के लिए, और साथ ही साथ में पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूट्रिएंट ही जो है वो सॉइल में से ना जाता रहे। देन आइडियल इंटरक्रॉपिंग विद कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, कि एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वाले आपने क्रॉप लगाने हैं या कंप्लीट फेलियर ना हो जाए, तो इसीलिए आपने एक इंटरक्रॉपिंग करनी है। एली क्रॉपिंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज, तो बाउंड्रीज के ऊपर जो है, जैसे आपका मेन क्रॉप का ये फील्ड है और आपने इसके चारों तरफ जो है वो एली क्रॉपिंग कर दी, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज लगा दिए सस्पेनिया जैसे, तो यहाँ आप अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन होमस्टेड फार्मिंग, जो घरेलू तरीके हैं उनको यूज़ किया जाए। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की जाए ताकि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो बह ना जाए और इससे न्यूट्रिएंट जो है कम ना हो जाए। फेलोइंग, कुछ समय के लिए फील्ड को छोड़ देना, जैसे 1 to 2 मंथ्स के लिए जो है हम फील्ड को छोड़ देते हैं गर्मियों के टाइम पे स्पेशली। इससे क्या है कि सॉइल वापस रिजुविनेट करती है और इसमें क्या होता है कि अगर कोई इनोकुलम डेवलप हुआ है आपका प्रीवियस क्रॉप से तो वो भी खत्म हो जाता है। देन वेजिटेटिव बंड्स बनाएं जो है हम चारों तरफ, जिससे कि इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे और न्यूट्रिएंट स्टेटस भी जो है वो बना रहे। अब क्वांटिटी, ये जो आपके लेग्यूम्स होते हैं जिनको एज इंटरक्रॉप यूज़ कर लेते हैं, एज बॉर्डर क्रॉप यूज़ कर लेते हैं या एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज़ कर लेते हैं, वो कितना नाइट्रोजन फिक्स करती हैं केजी पर हेक्टेयर, एक जनरल सा आइडिया हमें होना चाहिए। जैसे काउपी है 80 to 85 kg पर हेक्टेयर फिक्स कर सकती है, क्लस्टर बीन है 37 to 196 kg नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है, और आपका पिजन पी है वो 168 to 200 kg पर हेक्टेयर फिक्स कर सकता है। तो इस तरह से सभी लेग्यूम्स जो हैं वो लगभग आपका 30 और अबव kg नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर सकती हैं पर हेक्टेयर बेसिस पर। इस टेबल में आपको बताया गया है कि अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, अलग अलग तरह के आपके मेन्योर में अलग अलग तरह के जो आपके केक्स हैं या कंपोस्ट हैं उसमें कितना कितना होता है। तो ये आपका जो है यही इसमें बताया गया है कि आपके जो ऑयल केक्स हैं या फिर जैसे रूरल कंपोस्ट या अर्बन कंपोस्ट है FYM है, कितना % नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश है। द नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग NPOF, ये शुरू किया था गवर्नमेंट ने अपने 10th 5-year प्लान में, एंड देन प्लानिंग कमीशन अप्रूव्ड द स्कीम एज पायलट प्रोजेक्ट फॉर द रिमेनिंग 2.5 years of 10th plan period with effect from 2004 से इसको स्टार्ट किया। Then this project is being implemented by the National Center of Organic Farming जो कि है गाजियाबाद में, एंड इट्स 9 रीजनल सेंटर्स जो कि हैं बेंगलोर, भुवनेश्वर, पंचकुला, गाजियाबाद, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर, पटना और गांधीनगर में। Besides working for realization of targets under NPOF, NCOF और RCOFs are also performing specific roles in promotion of organic farming। तो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देना, उनको मटेरियल कहाँ से लेना है इसकी बात बताना और प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सारा
काम जो है आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस स्कीम के अंदर होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो एरिया कितना है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है जो आपका एनपीओपी के अंदर होता है, तो इंडिया में एज ऑन मार्च 2020 जो है 3.67 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो कि रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और आपका जो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाला एरिया है वो है मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, Odisha, Sikkim and Uttar Pradesh. And during 2016, Sikkim has achieved a remarkable distinction of converting its entire cultivable land under organic certification. तो वो पहला स्टेट जो कि completely organic हो गया वो था सिक्किम। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे यहाँ से यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, यूएई, न्यूजीलैंड और वियतनाम तक भेजे जाते हैं। इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर ये देखा जाए कि किस आइटम की एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है ऑर्गेनिक में, तो वो है आपका सोया मील जो कि लीड करता है इन सभी प्रोडक्ट में। और जो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें पूरे वर्ल्ड की, तो इंडिया जो है वो 8th रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड एंड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एज पर 2020। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक करने वाले फार्मर्स हैं। और हमारा एरिया हालांकि कम है, 8th नंबर पे आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स बहुत हैं, तो छोटे फार्मर्स जो हैं आमतौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। थैंक यू।